सपना एक देखो, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल गाइस, सबका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ प्रिया। एक बार फिर से मिशन यूपीएससी सीएससी पे आप लोगों का जोरदार धमाकेदार स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं और मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बीपीएससी को क्लियर किया है और काफी मुश्किलों के बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स पोस्ट पे है वो और मैम का नाम है प्राची प्रिया। तो मैम से हम मिलेंगे, मैम से काफी कुछ जानेंगे। मैम के बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे गाइस, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से चाहूंगी कि वीडियो को एक बार फटाफट से शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स के साथ शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी आके मैम का स्वागत कर सके, क्योंकि ऐसे फीका फीका तो हम स्वागत नहीं करेंगे मैम का। मैम के स्वागत करने के लिए काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है, तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, लिंक को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर हैंडल, जो भी आपके पास अकाउंट है हर अकाउंट पे शेयर होना चाहिए, है ना, मैम के नाम पे होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सेशन शेयर करिए। अब आप देर ना करते हुए मैम को आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी और शुरू करते हैं और मैम से ही जानते हैं उनके बारे में। तो मैम बिल्कुल आते आप और आपका स्वागत है मिशन यूपीएससी सीएससी पे। आज प्रिया मैम आपका बहुत बहुत यहाँ पे हम स्वागत करते हैं, पूरे स्टूडेंट यहाँ पे आपका स्वागत कर रहे हैं। तो एक बार स्टूडेंट को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू सो मच प्रिया, बहुत अच्छा आपका इंट्रोडक्शन था और सारे स्टूडेंट को मेरी तरफ से मेरा नमस्ते है। और मेरा नाम प्राची है जैसा आपने बताया और 63rd बीपीएससी मैंने क्रैक किया और उसमें मुझे बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज मिला है और फिलहाल मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पे कार्य कर रही हूँ। जी जी। तो मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके मन में बचपन से ही था यूपीएससी क्रैक करने के बारे में, या फिर आपने अचानक से आपके मन में ये ख्याल आया और आप मतलब बीपीएससी या यूपीएससी की तरफ निकल पड़ी और आप सिविल सेवा की तैयारी में जुड़ गई, या आपके मन में पहले से ही था कि मुझे समाज या सोसाइटी के लिए कुछ करना है और मुझे बीपीएससी ही निकालना है? तो ये चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी। हाँ, एक्चुअली प्रिया हम लोग जिस जगह से आते हैं बिहार यूपी ये सब एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे लगता है 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में उनको एक क्रेज होता है कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, या इवन बड़े होने के बाद भी हमारे यहाँ का माहौल ही कुछ वैसा है कि आप चाहे किसी भी सेक्टर में, आप इंजीनियरिंग में हो, आप एमबीबीएस कर रहे हो, बट डिस्पाइट दैट कहीं ना कहीं उनके मन में एक जो होता है कि हाँ लोग हमें जाने पहचाने, वो चीजें कहीं ना कहीं रह जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि बचपन में हाँ मुझे था थोड़ा बहुत कि हाँ ये क्या होता है, ये डीएम क्या होता है, ये सारी चीजें जानना अच्छा लगता था, बट इवेंचुअली करियर होना चाहिए और वो सारी चीजें होनी चाहिए, उस वजह से मैं डाइवर्ट हो गई। बट एट द एंड मुझे समझ में आया कि हाँ मुझे यही चीज करनी है जिसमें फाइनली जो फ्यूचर में मैं देख सकती हूँ अपने आप को, तो वो मुझे जैसा चाहिए था उसकी वो चीज मुझे कोऑर्डिनेट मुझे करना पड़ा और फिर मैंने इस चीज को जो है प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा और फिर मैंने मेहनत की इस डायरेक्शन में। जी मैम, थैंक यू मैम। और गाइस आप लोगों को कई सारी चीजें मैं मैम के बारे में बताना चाहूंगी। मैम ये लोग मुझसे रोज सवाल पूछते हैं जब मैं क्लास करने जाती हूँ कि मैम ऑप्शनल कैसे चूज करें, सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना कितना अच्छा होता है ना। तो गाइस आप लोगों को मैं बता रही हूँ, मैम ने सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया था और मैम का सोशियोलॉजी ऑप्शनल में काफी अच्छा मतलब एक तो पकड़ भी है और ऊपर से मैम की मार्क्स जो थी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की वो भी बहुत बढ़िया थी। ठीक है, तो मैम से ये भी हम जानने वाले हैं कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल की तैयारी आपको कैसे करनी है, उसके लिए आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है और कौन सा स्ट्रीम होने से आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल को चूज करें तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। लेकिन वो हम बात में करेंगे, पहले आप शेयर करिए, है ना, क्योंकि मैम अपना मुश्किल से टाइम निकाल के हमारे साथ आई है और हमारे साथ जुड़ी है। तो शेयर बनता है ना, मैम के नाम पे अगर 2000 व्यूज नहीं आए तो फिर आप लोगों का क्या स्वागत हुआ, है ना। तो जल्दी से एक बार शेयर करिए वीडियो को फटाफट से, है ना। और जब तक आप शेयर करेंगे आप लोगों को मैं बताऊंगी भी नहीं और ना ही मैं बताने वाली है कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल में
कैसे आपको तैयारी करनी है ना? एक तो मैम अपना टाइम दे रही है और ऊपर से आप शेयर भी नहीं कर रहे हो, है ना? तो फटाफट एक बार शेयर करो और आगे भी कई सारे क्वेश्चन मैं मैम के सामने जो है रखने वाली हूँ। आप लोगों के क्वेश्चन भी अगर कुछ है तो आप आपसे पूछ सकते हो या फिर कोई भी चीज़ अगर आप मैम से जानना चाहते हैं तो डेफिनिटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो दूसरा क्वेश्चन मैम बच्चों के माइंड में ज़्यादातर ये आता है कि बच्चे ये जानना चाहते हैं कि आपने मतलब बीपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी करके आपने तैयारी शुरू कर दी? हाँ, एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने DIS में कोचिंग लिया था। वो लेकिन वो यूपीएससी बेस्ड था और उसमें स्टेट के हिसाब से कुछ भी नहीं होता था। तो वहाँ पे 1.5 साल मैंने कोचिंग किया, जो एक बेसिक पढ़ाई होती है, बेसिक नॉलेज होता है, वो मैंने वहाँ से लिया। फिर बीपीएससी का जो है अटेम्प्ट में जब मैंने देना शुरू किया, तो उसमें मुझे पता चला कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं यूपीएससी से उसमें डिफरेंट है। बेसिक भले ही सेम है, पर बहुत सारी चीज़ें और फैक्ट उसमें डिफरेंट है। तो उसके लिए मैंने सेल्फ स्टडी किया, क्योंकि समहाउ कोचिंग जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो आपको एक फ्रेंड सर्कल दे सकता है, जो हो सकता है कोई आपके जैसा ही कोई सीरियस इंसान हो जो पढ़ना चाहता हो, वैसा फ्रेंड सर्कल आपको मिल सकता है। जो बेसिक मटेरियल्स है वो मिल सकते हैं, बट एनी हाउ तैयारी आपको खुद ही करनी होती है। तो इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी ही किया। बिहार से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, उसका मेंस या प्रीलिम्स, वो मैंने खुद ही एनालाइज़ करके खुद ही पढ़ाई की है। ओके। सो बच्चों देखा मैम ने मतलब ध्येया इसमें कोचिंग लिया था लेकिन कोचिंग यूपीएससी के लिए था और यूपीएससी के लिए बेसिक्स को पढ़ने के बाद मैम ने जो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों की जरूरत थी वो खुद पढ़ के और बीपीएससी क्वालिफाई किया है, ठीक है? तो मैम से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मैम ने प्रिपरेशन कब से शुरू की, है ना? तो मैम से पूछते हैं, मैम आपने कब से शुरू की प्रिपरेशन? ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद? वैसे कई सारे बच्चे मुझसे रोज पूछते हैं और मेरा सर खाते रहते हैं कि मैम मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद मैं थर्ड ईयर में हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, है ना? मैंने अभी 12th पास किया है या फिर मैंने अब ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है, तो कब से तैयारी करना सही रहता है और आपने कब से तैयारी की मैम, ये भी हम जानना चाहिए। एक्चुअली आजकल मैंने देखा है बहुत सारे नए बच्चों में वो बहुत शुरू से वो जानने समझने लगते हैं कि हाँ, हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी होती है। तो अगर वो बहुत शुरू से क्लियर है कि हाँ, हमें करना है, तो 11th-12th में ही साइंस या कॉमर्स जैसी चीज़ें छोड़ के वो आर्ट्स लेते हैं। हालाँकि बाद में उसमें स्कोप थोड़ा कम हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। बट स्टिल अगर वो चीज़ें क्लियर है कि हाँ, हमें वही चीज़ें करनी है, तो आप 11th-12th में ले लो। आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की और कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके कॉलेज, आपके स्कूल के साथ ही वो चीज़ें कंटिन्यू होंगी। बट बहुत सारे मोस्टली ऐसे स्टूडेंट होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा भी बीकॉम ही था। तो बीकॉम के एंड में लास्ट ईयर में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे इस सेक्टर में नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है आगे मैं एमबीए करूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाऊँ या मैं सीए बन जाऊँ। तो एज़ अ फ्यूचर मैं उस चीज़ को बहुत अपने आप को खुश नहीं मुझे फ़ील हो रहा था कि हाँ, उस सेक्टर में जाने के बाद मैं बहुत कंटेंट रह पाऊँगी लाइफ़ में। तो ऐसा भी मैक्सिमम बच्चों के साथ वही होता है कि या तो वो इंजीनियरिंग करके आते हैं, तो उन्हें 3rd या 4th ईयर में उन्हें रियलाइज़ होने लगता है कि ओके, शायद ये काम नहीं करे, शायद ये हमारी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता है। तो दैट्स ओके, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो मोस्टली जो है मुझे लगता है 80% लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही सीरियस होते हैं इस चीज़ में। और उसके बाद फिर उसमें आपको 3 से 4 साल या 5 साल का टाइम भी लग सकता है। मुझे पर्सनली 5 साल लगा है और मुझे ये बोलने में कोई भी शर्म नहीं है या झिझक नहीं है कि मुझे 5 साल लगे हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड टाइम है। जो अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो ग्रेजुएशन के बाद, तो इतना लगता है एंड दैट्स ओके। इसमें कुछ भी हेजिटेशन की बात नहीं है कि हमें इतना लंबा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही टफ एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम का प्रोसेस ही खुद 1 साल का होता है। यस मैम, डेफिनिटली गाइस इसमें बिल्कुल आप सब इस बात से अवेयर हैं और हम लोग देखते भी हैं जितने भी टॉपर्स आते हैं, मैम आज हमारे साथ हैं, है ना? तो हम लोग जनरली देखते हैं कि ये जो यूपीएससी का एग्जाम है या बीपीएससी या स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है, पहली चीज तो ये है कि इसके पैटर्न को समझने में 1 साल 1.5 साल का टाइम लग जाता है ना? और उसके बाद आप तब उसको धीरे धीरे करके क्लियर करना शुरू करते हैं एंड दैट को अगर आप किसी दूसरे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, दूसरा बैकग्राउंड इन द सेंस कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से ना एक कॉमर्स या साइंस बैकग्राउंड या मेडिकल बैकग्राउंड से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो उस केस में आपको थोड़ा और ज्यादा टाइम लगता है चीजों को समझने में, पैटर्न को समझने में और
कि एग्जाम की प्रायोरिटी है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं बल्कि मेंस भी लिखना होता है ना। प्रीलिम्स अगर लिमिटेड होता तो ठीक है, मैं मान भी सकती थी कि चलो मतलब आप ठीक है एमसीक्यूज करने हैं, लेकिन आपको लिखना होता है सब्जेक्टिव, आपको वो भी ऑप्शनल भी आपको लिखना होता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है। तो एग्जाम का जो पूरा प्रोसेस है वो ही इतना लंबा है, तो उसकी तैयारी में टाइम जो है वो भी लंबा तो लगता ही डेफिनेटली मैम। तो बिल्कुल इस बात से हम भी एग्री करते हैं एग्जैक्टली। कि टाइम लगता ही है और ये प्रैक्टिकल है। हाँ, ये आप कर सकते हो कि उसके साथ आप जो भी कर रहे हो, आप अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहे, आपकी प्रॉब्लम्स है लाइफ में तो उसको लेके चल सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में चीजें होती हैं और हर चीज को बैलेंस करके आपको चलना होता है, आगे बढ़ना होता है और अपने एम को भी आपको अचीव करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और मैम से हम ये भी जानना चाहेंगे इसमें कि मैं मैम ऐड करना चाहूंगी प्रिया। जी जी मैम बताइए। हाँ, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी जी कि जिन लोगों का भी है कि हाँ हमें क्लियर करना है यूपीएससी, ठीक है, तो चूंकि ये बहुत लंबा टाइम होता है, जी तो इसके बीच में होता है कि ठीक है हम कहीं साइड में जॉब भी कर रहे हैं जी या फिर कुछ और कर रहे हैं, या एक इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है इन सारी चीजों में। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपकी स्ट्रैटेजी सही हो, है ना। कि जैसे आपने हो सकता है आपने पहला अटेम्प्ट दिया, तो आपका हो सकता है प्रीलिम्स क्लियर ना हो, लेकिन आपको तब उस चीज पे बहुत वर्कआउट करना होगा कि क्यों हमारा क्लियर नहीं हुआ, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये देखना होगा कि हमारा एटलीस्ट प्रीलिम्स तो हमारा क्लियर हो, ताकि अगर हम मेंस में रह जाए तो अगले अटेम्प्ट में हम अपना मेंस क्लियर कर सके। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है वो चीज, तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है, और हम चलो सेकंड में नहीं तो हम थर्ड में पक्का से हम प्रीलिम्स भी क्लियर करें और मेंस भी क्लियर करें। ये जो प्रोग्रेसिव सोच है, ये राइट स्ट्रैटेजी है जो आपको अडॉप्ट करना चाहिए, जो भी स्टूडेंट है, एस्पायरेंट्स है, तो इस तरीके से करना चाहिए। तो एक थैंक यू। पॉजिटिव माइंडसेट भी बना रहता है कि हाँ चलो, जी हाँ हाँ वो बना रहता है, तो हाँ इसी तरीके से करना चाहिए। yes. हम्म। सो गाइस आपने देखा मैम, जो मैं हमेशा रोज की क्लास में आपको बोलती हूँ ना कि राइट स्ट्रेटजी, मैम ने भी वही बताया आपको कि राइट राइट स्ट्रेटजी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम में आपका क्लियर नहीं होता है तो आप ये डिसाइड करके चलिए कि नेक्स्ट एग्जाम में कम से कम आपका प्रीलिम्स क्लियर हो, और फिर उसके नेक्स्ट एग्जाम में अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हो, ठीक है। तो इस तरह से मतलब मैं आपको कहना कि इस तरह से आप फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं अपने लाइफ में, जो स्टेयर है गोल तक पहुंचने का वो आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैम से और चीजें हम जानेंगे कि मैम प्रिपरेशन में काफी सारी डिफिकल्टीज आती हैं लोगों के प्रिपरेशन में, जैसे हमने हर बार सुना है, और स्टूडेंट भी हमसे कई सारे बोलते हैं कि मैम हम जॉब कर रहे हैं या फिर फैमिली प्रेशर है या फिर फाइनेंशियल कंडीशन किसी की खराब हो रही है ना। तो कई सारी ऐसी डिफिकल्टीज आती हैं प्रिपरेशन के फेज में, तो हम आपसे करना चाहेंगे कि आपकी प्रिपरेशन फेज में ऐसी क्या क्या डिफिकल्टीज रही और उनके सभी डिफिकल्टी के साथ आपने कैसे डील किया, ये स्टूडेंट को प्लीज बताइए के बाद। मुझे लगता है कि जो भी डिफिकल्टी है वो एक जो नॉर्मल एस्पायरेंट फेस करता है वो सेम मैंने किया है। कोई बहुत ज्यादा सीवियर ऐसा कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं था मेरे साथ में, बट ऑब्वियसली वो मैंने फेस किया है। पर मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स लोग को देखा है जो फाइनेंशियली भी बहुत उनके पास नहीं था, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में वो गोल सेट है कि हमें करना है, तो वो साइड में कहीं ट्यूशन पढ़ा के या किसी कोचिंग में पार्ट टाइम जॉब करके या कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते। तो मुझे वो सारा कुछ मुझे देख के लगता है कि डिफिकल्टी चाहे कोई भी हो, मोस्टली इमोशनल लेवल पे होता है कि आपके घर वालों का आपको सपोर्ट चाहिए होता है, शायद वो नहीं मिल पाता। आप देखते हो कि आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, स्कूलिंग की, वो लाइफ में आगे बढ़ गए, उनकी शादी हो गई, कईयों के बच्चे भी हो गए 3-4 तो इस तरीके से वो चीजें जो है वो देख के आपको लगता है कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, हम तो यहीं पे स्टक है। तो वो फीलिंग फाइनेंशियली आपको एक एज के बाद भी 25 तक 26 तक भी आपको अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो वो फीलिंग खुद में ही इतनी हैवी होती है कि बाकी चीजों के लिए आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। बट देन जितनी भी डिफिकल्टी हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, फिजिकली या बीमार पड़ते हो या कोई भी चीज हो, उन सब में आप 1 दिन 2 दिन रो सकते हो, बुरा मान सकते हो, बट देन यू हैव टू ओवरकम इट।
कि नहीं, मतलब हमें करना है, वी हैव टू गिव द पॉजिटिव रिजल्ट। तो अल्टीमेटली जो आपका माइंडसेट है वो सारी चीज़ों से ऊपर होना चाहिए। यही चीज़ मेरा था, मुझे अगर किसी बात पे बुरा लगता था, तो मैं एक दिन दुखी हो जाती थी, बैठ लेती थी, सोच लेती थी, उसके बाद फिर अगले दिन सुबह उठ के मैं रात में ये सोचती थी कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे रोने-गाने से या फिर बैठकर टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। तो मेरा जो पढ़ाई का रूटीन था, मैंने उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो रूटीन है मेरा कि हाँ, मुझे 8 घंटे पढ़ना है और जो शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है, तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। और मैं यही सबको कहूँगी कि आप कभी भी उस रूटीन के साथ, उस डेली टारगेट के साथ आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। फिर सो धीरे-धीरे आप मैम, सक्सेस ज़रूर करोगे। जी, मैम की डिटर्मिनेशन देखिए, मैम ने ये कहा, इस चीज पे ध्यान दीजिए, मैम ने ये कहा कि मेरा रूटीन चाहे जो भी था, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपने रूटीन को ब्रेक नहीं करती थी। ये डिटर्मिनेशन चाहिए होता है आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। यूपीएससी का एग्जाम या बीपीएससी का एग्जाम या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम, गाइस अगर हम बात करें तो आप अगर सोचोगे कि चलो ऐसे ही मतलब टाइम पास करते करते या फिर 1-2 क्वेश्चन का ही करते ऐसे ही एग्जाम निकल जाएगा, तो फिर आप सपने की दुनिया में जी रहे हो, है ना? द ट्रुथ इज फार अवे फ्रॉम दैट, और ट्रुथ यही है कि आपको डेडिकेशन के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके अपना रूटीन है उसे डेली बेसिस पे, अपना जो टारगेट है उसे डेली बेसिस पे फॉलो करना पड़ेगा। यही आपको मैम ने बताया, और यही मैम की तरफ से एडवाइस आप लोगों के लिए कि कंसिस्टेंसी आपको ब्रेक नहीं करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर ठीक क्यों ना हो जाए, है ना? तो मैम बहुत अच्छी बात आपने एग्ज़ैक्टली। स्टूडेंट्स को बताई। और मैम एक और चीज हम और स्टूडेंट्स भी आप जानना चाहेंगे सोशोलॉजी के बारे में, हुँ। क्योंकि कई सारे मेरे भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सोशोलॉजी ऑप्शनल चूज करना कितना बेहतर ऑप्शन हो सकता है, या फिर आपने अगर सोशोलॉजी चूज किया था तो उसका क्या रीजन था, और सोशोलॉजी की तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से शुरुआत करनी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता दीजिए। ओके, सोशियोलॉजी चूँकि मेरा बैकग्राउंड बीकॉम है, ठीक है? तो उसके लिए मैं अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स के साथ आगे बढ़ सकती थी, बट मैंने उसमें देखा कि हाँ, बहुत सफिशिएंट मटेरियल्स नहीं है या कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो उस वजह से मैंने एक ऐसा सब्स्टिट्यूट ढूँढने का ट्राई किया, जो मुझे पढ़ने में अच्छा भी लगे और बहुत लेंदी भी ना लगे मुझे। तो सोशियोलॉजी उस टाइम में मुझे ऐसा सब्जेक्ट मिला, उसका मैंने क्वेश्चन देखा और वो सारी चीज़ें 1-2 चैप्टर मैंने उसको पढ़ के देखा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें लिखी हैं, जो हमारी सोसाइटी में है ऑलरेडी, जो हम बचपन से ऑब्ज़र्व करते आ रहे हैं, अपने आस-पास की चीज़ों में देखते हैं। तो और उसका सिलेबस भी ठीक-ठाक था, हिस्ट्री हिस्ट्री जितना लेंदी नहीं था या बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, तो ये चीज़ मुझे उसमें अच्छा लगा। फिर मैंने उसमें देखा कि उसका स्कोरिंग कैसा होता है। तो स्कोरिंग के बारे में पता करने के बाद मुझे प समझ में आया कि हाँ, बहुत बढ़िया स्कोरिंग नहीं बोल सकते, लेकिन खराब भी नहीं है, एवरेज है, ठीक है। आप जितना लिखोगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये मेरे लिए एक ओवरऑल पैकेज हो गया कि ठीक है, मैं ये ले सकती हूँ, मेरा सोसाइटी में इंटरेस्ट भी है। वो चीज़ें उसमें लिखी है जो हम अपने आस-पास देख रहे हैं। तो एग्ज़ामिनेशन में बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आप ब्लैंक आउट हो जाओगे। अगर आपको नहीं भी कुछ आता, लेकिन आपको सोसाइटी की पकड़ है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो, आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, तो आपको थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें आप देखते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, वो नेचुरल होती है। तो उस चीज़ों को भी आप एग्ज़ाम में जाके लिख सकते हो, ये प्लस पॉइंट होता है। तो इस वज़ह से मैंने लिया और स्कोरिंग भी ठीक-ठाक था उसमें। उसके अलावा कैसे पढ़ना चाहिए ये तो है कि बुक मिलती है, राम आहूजा की बुक है, इग्नू की बुक है, आप उसको ले सकते हो। मार्केट में नोट्स भी मिलते हैं बहुत सारे कोचिंग्स के, आप उनको कंपेयर करके कि कौन वाले सर की कोचिंग मतलब कोचिंग नोट्स जो है वो अच्छी है, वो आप बाय कर सकते हो और मटेरियल वहाँ से आपको मिल जाएगा। अ, उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी अपनी तरफ से कि जितने भी आप बीपीएससी में अगर आप आंसर लिख रहे हो, तो आपको कोशिश करनी है कि हर आंसर में आप कम से कम एक पैराग्राफ बिहार के बारे में ज़रूर लिखो, ठीक है? क्योंकि वो अल्टीमेटली बीपीएससी है। इवन इफ क्वेश्चन में वो डायरेक्टली पूछा ना जा रहा हो कि बिहार के बारे में लिखिए, बट स्टिल यू हैव टू ऐड इट और वो आपके आंसर को 2 या 3 नंबर एक्स्ट्रा आपको दिलवा सकता है और ऐसे ही 2-3 नंबर काउंट होके आप ज़्यादा मार्क्स उसमें मिल सकते हैं। तो ये डेटा आप कहीं से भी उठा सकते हो।
मार्केट में बिहार रिलेटेड जो स्टफ आते हैं, उनमें से आप सोसाइटी का कोई भी डेटा उठा लो, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उससे उठा लो, वहाँ से उठा लो। एक बिहार का डेटा हो गया जो आपको एक पैराग्राफ में हर आंसर में लिखना होता है, ठीक है? और दूसरी चीज़ है कि वहाँ भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जो आप जीएस में भी करते हो, वो आप सोशियोलॉजी में भी करो। कोशिश करो कि कोई डेफिनेशन पूछा है तो उसमें आप किसी ऑथर का जो है वो कोट कर दो। हो सकता है कुछ वर्ड आपका इधर-उधर हो, आपको याद ना हो, बट दैट्स ओके, वो एग्जामिनर को भी याद नहीं होता है। बट आप लिख सकते हो वहाँ पे, वो भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवा सकता है। और फैक्ट, फिगर्स ये सब तो लिखना ही होता है, जैसे आप जीएस में लिखते हो वैसे आप सोशियोलॉजी में भी लिखोगे। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। और गाइस, मैम ने ये चीज आपको बताई कि इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप बीपीएससी या कोई भी दूसरा स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो उसमें उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में आपको मेंशन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप एक स्टेट, ये चीज इंटरव्यू पे भी बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू में भी अगर आप स्टेट पीसीएस देके जाते हैं और वहां पे बैठते हैं तो वहां पे भी आपको अपने स्टेट के बारे में काफी कुछ नॉलेज होना चाहिए, आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। यस, सो गाइस, आपको एक ओवरऑल आइडिया मिला कि सोशियोलॉजी का ऑप्शनल अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा जो है टेंशन है, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन लेना सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल। ठीक है, ओवरऑल अगर आपको सोसाइटी के बारे में पढ़ने में इंटरेस्ट है, अगर आपको जो सोसाइटी से रिलेटेड चीजें हैं उसको पढ़ने में अच्छा लगता है, तो आप चूज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी एक मैम ने आपको हिंट बता। ठीक है, तो गाइस, मैम से हम एक और चीज पूछेंगे। मैम, ये थोड़ा सा फनी है क्वेश्चन लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जब आप एग्जाम देने बैठे थे तो उस वक्त आपका माइंडसेट क्या था, मतलब आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही थी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी कई सारी चीजें होती हैं कि ये एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा, है ना, टेंशन और प्रेशर और उसके साथ साथ एग्जाम। तो इस वजह से भी कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, स्टूडेंट के ऐसे मतलब मैसेजेस आते हैं तो दैट्स व्हाई हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप एग्जाम देने एग्जैक्टली। बैठे उस वक्त आपका माइंडसेट क्या था? मेंस में और प्रीलिम्स में भी, दोनों में आप बताएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यस मैम। ओके, सो माइंडसेट ऐसा है कि हर एग्जाम के समय में डिफरेंट होता है माइंडसेट। और इंटरव्यू में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अगर कोई कहता है कि मुझे इंटरव्यू में जाते समय मैं कूल रहता हूँ, डर नहीं लगता, तो वो झूठ बोल रहा है इंसान, उसमें बहुत डर होता है। प्रीलिम्स और मेंस ऐसा होता है कि ठीक है, आपका किसी और से इंटरेक्शन नहीं है, आपको खुद में ही लिखना है, खुद में करना है, तो उतना डर नहीं लगता ऑब्वियसली। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपको पता है कि आपने तैयारी की है, तो थोड़ा बहुत घबराहट को होती है, दैट्स ओके। प्रीलिम्स में ऐसा है कि आप ये मान के चलो वहाँ पे ऐसा, क्योंकि अब 5th ऑप्शनल भी आ गया है बीपीएससी में, जैसे 4 क्वेश्चन है, 5वां भी ऑप्शन उसमें रहता है। उस वजह से बहुत लोग परेशान रहते हैं कि हमारा तो इतना गलत हो गया, वो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो गया। तो मैं ये कहती हूँ कि आप ऑलरेडी 5 से 6 का मार्जिन आप लेके चलो कि हाँ ठीक है, उतना गलत होना ही है, लेकिन उसके बाद भी मुझे 100 का कट ऑफ पार करना है। ठीक है, क्योंकि उतना सबका गलत हो रहा है, तो दैट्स ओके कि सबका गलत हो रहा है, क्योंकि ये कंपटीशन है। तो सबका गलत हो रहा है, आपका भी गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उतना क्वेश्चन का मार्जिन लेके चलो, फिर आपको घबराहट नहीं होगी कि मैंने जानते हुए क्वेश्चन भी मैंने गलत कर दिए। और मेंस की जहाँ तक बात है, तो उसमें ऑब्वियसली लास्ट मिनट में घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें जो भी है आपके साल भर की मेहनत उसमें काम आने वाली है। और लास्ट मिनट में ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़ लोगे और देख लोगे, फिर आप जाके एग्जाम हॉल में लिख दोगे, वैसा कुछ नहीं है। आपने जितनी मेहनत की है आंसर राइटिंग में, डेटा याद करने में, फैक्ट्स एंड फिगर्स बनाने में, तो आपने जो घर पे पढ़ाई की है वही अल्टीमेटली आप लिख पाओगे मेंस में, ये तो फॉर श्योर है। उसके अलावा ये है कि ओवरऑल जो टेंशन होती है एग्जाम को लेकर के, कि अगर हमारा नहीं हुआ सिलेक्शन, वो एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, हम सब जानते हैं। ऐसा है कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच भी जाते हो, तब भी आप श्योर नहीं होते कि हाँ आप फाइनली आप क्रैक कर पाओगे इस एग्जाम को। तो वो टेंशन होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था। तो वो टाइम था जब मैं 60-62 का इंटरव्यू दे रही थी। उसी टाइम पे मेरा 64वीं का प्रीलिम्स भी था।
और उसके जस्ट आधे महीने बाद ही मेरा 65वीं का मेंस था। तो ये 2 महीने के अंदर में ये तीनों एग्ज़ाम था। तो उसका स्ट्रेस मैं झेल नहीं पाई, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता था कि अच्छा मैं क्या करूँ? अब मैं इंटरव्यू के लिए पढ़ लूँ या प्रीलिम्स के लिए पढ़ लूँ। और ये चीज़ें जब से बीपीएससी बहुत रेगुलर हो गया है, तब से ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आ रही है। तो उस टाइम पे मैंने ये देखा कि मैं जो मेंटली प्रेशर है वो मैं झेल नहीं पा रही थी और समहाउ मेरा बीपी भी बहुत हाई हो गया था। तो आई हैड टू गो टू डॉक्टर और डॉक्टर ने कहा कि इतने कम एज में आपका बीपी इतना हाई कैसे हो गया? तो मुझे समझ में आया कि तब तब मुझे समझ में आया कि लोग जो कहते थे कि रेगुलर बेसिस पे आपको थोड़ा-सा जो है वर्कआउट करना चाहिए, थोड़ा-सा वॉकिंग करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस मुझे तब समझ में आई कि ओके, अगर मैंने साल भर ऐसा किया होता तो मेरा ऐसे बीपी हाई ना हो जाता और इतना ज़्यादा टेंशन वाले मोड में मैं नहीं होती। तो ठीक है, टेंशन होता है, इस बात से मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ और मैं कितना भी कहूँ मुझे पता है जो स्टूडेंट है वो टेंशन लेंगे ही लेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आप खाना-पीना अच्छा खाइए, पानी पीजिए, थोड़ा-सा बाहर निकलिए, ठीक है? और ये जो किताबों की दुनिया है उससे थोड़ा-सा बाहर निकल के एक अलग फ्रेंड सर्किल की से बात कीजिए, खुल के बोलिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाए इसके कि आप उस चीज़ को सोचते रहें। यस मैम। थैंक यू सो मच मैम। गाइस, जो प्रैक्टिकल चीज़ है, जो सही चीज़ है, वो आपको मैम के थ्रू जानने को मिला कि हाँ, टेंशन होती है, हर किसी को होती है, ठीक है? आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो थोड़ा टेंशन रहेगा। अगर सिलेक्शन नहीं होता है, तो रिज़ल्ट के बारे में भी आप सोचेंगे, क्योंकि प्रीवियसली आपके ऊपर सभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके पेरेंट्स के, पूरे सोसाइटी का, समाज का प्रेशर है आपके ऊपर। तो ऑब्वियसली थोड़ा-बहुत टेंशन होता है, लेकिन फिर भी उन सभी चीज़ों के बीच आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है अपनी हेल्थ पे। साथ ही साथ आपको पढ़ाई के अलावा कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसा मैम ने बताया, या तो योगा, मेडिटेशन या किसी से थोड़ा घूम लीजिए, डांस कर लीजिए, उल्टा लटक जाइए, जो पसंद वो कर लीजिए, है ना? लेकिन थोड़ा बहुत कुछ तो करिए जिससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो टेंशन और प्रेशर है, वो आप बैलेंस कर पाएँ, वो आप मैनेज कर पाएँ, ताकि आप आगे बढ़ सके लाइफ में, क्योंकि फेल्योर कभी भी सक्सेस डिफाइन नहीं कर सकता। एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, दोबारा होगा, दोबारा नहीं हुआ, तीसरी बार होगा, हार नहीं माननी है आपको, है ना? तो लास्ट में जाते-जाते मैम से हम बोलना चाहेंगे कि मैम कुछ शब्द स्टूडेंट्स के लिए आप बोलना चाहें अगर, कि वो कैसे तैयारी करें और कौन-कौन सी चीज़ों को फॉलो करके वो सक्सेस हो सकते हैं। तो 2-3 लाइनों में आप अगर बता दें तो अच्छा रहेगा। इसमें 2-3 हालाँकि 2-3 शब्दों में या फिर सेंटेंस में बोलना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये जो जर्नी है खुद में ही इतनी इतनी लंबी जर्नी है कि हर स्टेज पे हमें चाहिए होता है कोई हमें सपोर्ट करे, ठीक है? और अगर आपके पास कोई नहीं भी है सपोर्ट करने के लिए या पॉज़िटिव बोलने के लिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप दिमाग से पॉज़िटिव रहें और आपका अगर गोल क्लियर है, तो बीच में बहुत सारी दिक्कतें जो भी है वो आएँगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। आप फेल हो गए, लेकिन तभी भी आपको दोबारा उठ के खड़े होना होता है, तो वो सारी एनर्जी तभी आती है, जब आपका अपना गोल क्लियर होगा कि हाँ, मेरे को ये करना है और ये करने के बाद मुझे इतना सारा कुछ करने का मौका मिलेगा, एक हमारा इज़्ज़त होगा, पैसे होंगे हमारे पास। तो वो सारी चीज़ें पॉज़िटिव चीज़ों को आप सोचोगे, तो अभी जो है आप जो भी आप मेहनत कर रहे हो, उन सब चीज़ में आपको मज़ा भी आएगा और आप आराम से कर भी पाओगे। और जो भी चीज़ें हैं, मुझे पता है इसमें बहुत एफ़र्ट लगता है, मैं पर्सनली अ, मैं फ़ील कर सकती हूँ कि क्या होता है क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों के थ्रू गई हूँ। पर एट द एंड मुझे लगता है कि इट्स ऑल वर्थ इट। ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट है आप प्लीज़ आप लगे रहिए, ठीक है? मेहनत के साथ, लेकिन सिर्फ मेहनत नहीं, उसमें जो स्मार्ट आधे के साथ में जो भी है एट द एंड सब जो है पॉज़िटिव हो जाता है और फिर आपको अपना स्ट्रगल नहीं याद रहेगा, फिर आपको आपकी लाइफ़ अच्छी हो जाएगी, लोग आपको पहचानेंगे। तो एट द एंड सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए आप लोग लगे रहिए, बस इतना ही कहना है। सो गाइस, मैम
कहा कि हाँ, मेहनत ज़रूर लगती है, काफ़ी एफर्ट देना पड़ता है, हर स्टेज पे आपको एक पॉज़िटिव माइंडसेट लेके चलना होता है, जो आजकल के ज़माने में थोड़ा मुश्किल है। मैं ऐसे देखो क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कई लोगों को पर्सनल लाइफ़ को मैनेज करना होता है, कई लोगों को फैमिली को मैनेज करना होता है, कई लोगों को सोसाइटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है ना? गर्ल्स की स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है शादी-वादी की चीज़ें भी होती हैं उन लोगों के ऊपर, है ना? तो ये सारी चीज़ों को झेलते हुए आप जो एफर्ट लगाते हैं, आप जो डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, तो आप पूरा जी-जान लगाते हैं इसमें एट लास्ट इट इज़ वर्थ, है ना? तो जैसा कि मैंने आपसे बिगिनिंग में कहा था, उसी लाइन के साथ मैं एंड भी करना चाहूँगी कि सपना एक देखो, मुश्किलें हज़ार आएँगे, लेकिन वो मंज़िल बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, ठीक है? तो इसी के साथ ये सेशन यहाँ पे एंड करेंगे और साथ ही प्राची मैम को हम सब जो है अपनी तरफ से थैंक यू बोलेंगे गाइस, सभी एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैम को थैंक यू बोलिए। उन्होंने इतनी सारी अच्छी-अच्छी पॉइंट्स आपको बताई, सोशियोलॉजी के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे पॉइंट्स आपको बताए, कैसे फोकस करना है, कैसे आपको डेडिकेशन के साथ करना है ना? पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना है और साथ में आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करनी है, ठीक है? तो मैम हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत थैंक यू। आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला हमारे लिए और इस टाइम पे आके स्टूडेंट्स को जो अपना एक्सपीरियंस है, वो शेयर किया। हम सभी आपको दिल से थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक Thank you so much. Thank you so much for having me here. Thank you.